हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का मॉड्यूल 4 यूनिट 4, जो कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सेकंड के नाम से है, जिसमें आज हम फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशंस, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो बेसिक एग्जांपल्स प्रोबेबिलिटी के होते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी को लेकर जो हम आज सीखने वाले हैं, इसका काफ़ी यूज होगा आगे, है ना, क्योंकि आगे आगे हम एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम जो कि आपके सिलेबस में है, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें इन सब डेफिनेशंस का यूज होता है। तो वो ध्यान से आप इनको जान करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में है क्या, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं चांस। प्रोबेबिलिटी इम्प्लाइज चांस, है ना। द चांस ऑफ हैपनिंग of an event when expressed quantitatively is called probability। ठीक है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जिसको हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं वही हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी को आप सिंपली समझ सकते हैं चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें, ही मे पास द एग्जामिनेशन, उसके चांस क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दूसरे एग्जांपल की बात करें, प्रोबेबिलिटी दैट इट मे रेन टुडे, ठीक है, आज बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये चांस को ही डिफाइन करती है, जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, यही हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ रिलेटेड टर्म्स जो प्रोबेबिलिटीज़ की है जिनको हम यूज़ करने वाले हैं, वो हम जान लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वैसे इन जनरली अगर जाना जाए तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने कॉइन को थ्रो किया, है ना, टॉस किया, या आपने डाइस को थ्रो किया, है ना। तो इस तरीके की कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट ही कहलाते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन होती है, इफ़ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन। जो हम ट्रायल करने वाले हैं, चाहे वो डाइस को लेकर के करें या फिर कॉइन को लेकर के करें, वो सेम कंडीशन के अंडर में रिपीट होना है। द आउटकम्स का मतलब जो रिजल्ट आएगा हमारा, जैसे कि आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है ना। द आउटकम्स या रिजल्ट इज़ नॉट यूनिक, वो यूनिक नहीं होगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है अगर कॉइन की बात करें तो, है ना। बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम, लेकिन कोई ना कोई पॉसिबल आउटकम ही होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरीके का कोई अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल करते हैं, तो वही हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, टॉसिंग ए कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, टॉसिंग ए कॉइन, या फिर थ्रोइंग ए डाई, थ्रोइंग ए डाई, या फिर सेलेक्टिंग ए कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, सेलेक्टिंग ए कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो ये जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ये कुछ ना कुछ कंडीशंस होगी, उसके अंडर में आपको रिपीट करना होता है ना, सेम कंडीशन में रिपीट करना होता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट ही हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। आउटकम तो आप सिंपली जान ही सकते हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जैसे कि कॉइन को टॉस करने पर जो रिजल्ट आएगा, हेड आए या टेल आए, या डाई को थ्रो करने पर जो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, वो सब हमारे
आउटकम कहलाते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। फिर बात करते हैं हम ट्रायल एंड इवेंट के। ट्रायल क्या होता है और इवेंट क्या होती है। वो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बनती है, वैन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस। यदि हम किसी एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशंस के अंडर में रिपीट करते हैं, सेम कंडीशंस मतलब जैसे कि आपने कोइन को थ्रो करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने प्लेस या उसमें कुछ एयर वगैरह का फ्लो बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सेम कंडीशन के अंडर में आपको एक्सपेरिमेंट करना है। इट रिजल्ट्स इन एनी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे, कोई उनमें से एक ही पॉसिबल आउटकम आएगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है ये ट्रायल कहलाएगा, और जो पॉसिबल आउटकम, जो रिजल्ट हमें मिलेगा, वो हमारा इवेंट या केसेस कहलाता है ना। यही मैंने बताया आपको कि एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया अंडर द सेम कंडीशंस, ये हमारा ट्रायल कहलाएगा। और जो हमें आउटकम मिलेगा, जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया तो आपको हेड मिला, तो हेड हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, इवेंट या केस कहलाएगा, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, टॉसिंग ए कॉइन। अगर आप कॉइन को टॉस करें तो वो ट्रायल कहलाएगा। द टर्निंग अप ऑफ हेड और टेल, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, हेड आएगा या टेल आएगा, वो हमारा इवेंट या केसेस को डिफाइन करेगा। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल की भी बात करें, हमने डाई को थ्रो किया, थ्रोइंग ए डाई, ये हमारा ट्रायल होगा। और जो रिजल्ट हमें मिलेगा, गेटिंग, रिजल्ट में हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, या 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 6 आ सकता है, जो कि डाइस के ऊपर नंबर होते हैं। इनमें से कुछ भी आए तो वही हमारा इवेंट या केसेस कहलाएगा। इवेंट या केसेस, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायल या इवेंट की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट को हम कंपोजिट इवेंट भी कहते हैं। मैंने ओब्लिक का साइन बना के यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। तो सिंपल इवेंट कब बनेगी या कंपाउंड इवेंट कब बनेगी? वैसे तो नाम से ही क्लियर है ना। सिंपल इवेंट का मतलब होगा कि यदि वो सिंगल पॉसिबल आउटकम को कोरस्पॉन्ड करे तो वो हमारी सिंपल इवेंट कहलाएगी, अदरवाइज वो कंपाउंड इवेंट कहलाएगी, है ना। जैसे कि आपने डाई को टॉस किया, डाई को आपने थ्रो किया, तो उसमें किसी भी एक नंबर आने के लिए जो इवेंट होगी, जैसे कि मान लो 5 आने की जो इवेंट होगी, वो हमारी सिंपल इवेंट होगी। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि एक ऐसी इवेंट बनाई जाए कि उसमें हम ये कहें कि जो डाई थ्रो हुई है उस पर कोई इवन नंबर आए, तो इवन 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो वो हमारी कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट बनेगी, ठीक है। इवेंट इज कॉल्ड सिंपल if it corresponds to a single possible outcome of the experiment। इवेंट हमारी सिंपल कब कहलाएगी? यदि वो कोरस्पॉन्ड हो किसके? सिंगल पॉसिबल आउटकम के, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे कि हमने इन थ्रोइंग ए सिंगल डाई, इन थ्रोइंग ए सिंगल डाई, हमने एक डाई को थ्रो किया। केस 1 लेते हैं। द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 इज ए सिंपल इवेंट। किसी भी एक नंबर के आने की जो इवेंट बनती है वो हमारी सिंपल इवेंट होगी, क्योंकि वो नंबर एक ही है ना। लेकिन अगर हम बात करें उस इवेंट्स की, the event of getting an even number
अब इवन नंबर यहाँ पर आ गया, तो डाइस पर जो अगर इवन नंबर की बात करें तो 2 भी आ सकता है ना, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इस केस में वो हमारी सिंपल इवेंट नहीं होगी, वो हमारी कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट बन जाएगी, है ना। इज ए कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो इस केस में हमारी कंपोजिट या कंपाउंड इवेंट बनेगी। नेक्स्ट डेफिनेशन सैंपल पॉइंट, है ना। द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, ठीक है। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया, जो उसका आउटकम होगा वही हमारा क्या कहलाता है, सैंपल पॉइंट कहलाता है। फिर आउटकम से हम सैंपल पॉइंट बना सकते हैं, तो सैंपल पॉइंट से हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं। अगर इन सभी सैंपल पॉइंट्स का हम कलेक्शन कर लें किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो हमारा सैंपल स्पेस को डिफाइन करेगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस, ठीक है। अगर आप सेट में लिख देते हैं सभी पॉसिबल आउटकम को किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की, तो वो सैंपल स्पेस बनाएगा। हम इस मॉड्यूल में और नेक्स्ट मॉड्यूल में भी जो हम सैंपल स्पेस की नोटेशन लेकर के चलेंगे वो एस नोटेशन लेकर के चलेंगे, और इस सैंपल स्पेस एस का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको हम सैंपल पॉइंट कहेंगे, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कॉइन इज टोस्ड द पॉसिबल आउटकम आर, अगर आपने कॉइन को टोस्ट किया तो पॉसिबल आउटकम हमारे क्या होंगे, दो ही पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, जिसको हम एच या टी से, हेड को एच से या टी को टेल से, सॉरी टेल को टी से हम डिनोट कर देते हैं। तो इस केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा, देन सैंपल स्पेस, जो इस केस में हमारा सैंपल स्पेस बनेगा एस, उसमें दोनों के दोनों आउटकम पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे, हेड एंड टेल। तो हमें दोनों पॉसिबल आउटकम को एक सेट में लिख देना है, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा। इन थ्रोइंग ए डाई द पॉसिबल आउटकम आर, अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो जो हमें आउटकम्स मिलेंगे वो पॉसिबल आउटकम हमारा 1 भी हो सकता है ना, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5 या 6, ठीक है। इन 6 केसेस में से ही कोई आपको आउटकम मिलेगा। तो इन 6 के 6 केसेस को अगर हम एक सेट में लिख देते हैं तो वही सैंपल स्पेस इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हो जाएगा। देन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में इन सभी पॉसिबल आउटकम का कलेक्शन कर देते हैं, तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए ये सैंपल स्पेस का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट। नाम से ही क्लियर है, कोई दो ऐसी इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट कहलाएगी, है ना, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, काफ़ी यूज भी होने वाली है आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, हमने मान लिया कि हमारे पास दो इवेंट है ए एंड बी, आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली डिसजॉइंट इफ दे हैव नो सैंपल पॉइंट इन कॉमन। यदि इन दोनों में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं आता तो दोनों की दोनों इवेंट हमारी म्यूचुअली डिसजॉइंट कहलाएगी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगी। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो दो इवेंट है ए और बी, अगर हम उनका इंटरसेक्शन करें, मतलब उसमें से देखें कि कितना एलिमेंट कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी इवेंट में से अगर इंटरसेक्शन करें और इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, यानी कि ये हमें एक 5 सेट मिले, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो ए और बी इवेंट है, दोनों की दोनों इवेंट हमारी कैसी इवेंट कहलाएगी, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। एग्जाम्पल 1 मैं लेता हूं पहले। इन थ्रोइंग ए डाइस the sample space मैंने ऊपर बनाना सिखाया आपको। किसी डाई के लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा
वो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम का एक सेट होगा, यानी कि जिसमें 1 से 6 तक के एलिमेंट हमारे आ जाएंगे। अब हमने उसको डाई को थ्रो किया, तो हमने मान लिया कि एक बार थ्रो करने पर उसमें डाई के ऊपर 2 आता है। एक बार थ्रो करने पर डाई के ऊपर क्या आता है? 2 आता है। तो एक इवेंट हमारी ए आ जाएगी, जिसको हम ऐसे सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 को ब्रैकेट्स में। फिर हमने दोबारा थ्रो किया तो हमें एक बी इवेंट मिली और इसमें हमारा 5 आया। दूसरी बार थ्रो करने पर डाई को क्या आया? 5 आया। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी जो 2 इवेंट है, उनका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 2 और 5 दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ये ए और बी इवेंट है, ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली डिसजॉइंट है, और म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो ये हमारी म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट होगी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग ए कॉइन। अगर कॉइन को टॉस करें तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस इज, उसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो आपने जब इस कॉइन को टॉस किया तो मान लिया कि फर्स्ट टॉस में आपको एक इवेंट मिली, यानी कि हेड आया। दूसरी टॉस में आपको दूसरी इवेंट मिली जो कि टेल आया। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अगर हम इंटरसेक्शन करें। ए और बी इवेंट जो है अगर उसका इंटरसेक्शन करें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इवेंट ए एंड बी है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो ये दोनों की दोनों जो इवेंट होगी हमारी म्यूचुअली डिसजॉइंट होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, वे इवेंट्स जो कि आपस में डिपेंड कर जाए डिपेंडेंट इवेंट होगी, और जो आपस में डिपेंड ना करे वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। ठीक है, 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द हैपनिंग ऑफ एनी वन डज नॉट डिपेंड बाय द हैपनिंग ऑफ एनी अदर। ठीक है, यदि एक इवेंट के होने में दूसरी इवेंट का कोई भी सहयोग ना हो, ठीक है, कोई भी उसका रिलेशन ना हो दूसरी इवेंट के होने में, तो इसका मतलब वे दोनों की दोनों इवेंट हमारी इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन अगर एक इवेंट के होने में दूसरी इवेंट का होना डिपेंड करता हो, ठीक है, तो वो हमारी डिपेंडेंट इवेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पहले मैं डिपेंडेंट इवेंट को बताता हूँ। मैंने एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स में मैंने 5 बॉल्स ली। इस बॉक्स में मेरी 5 बॉल्स है। मैंने इसमें से एक बॉल ड्रॉ की, ड्रॉ फर्स्ट बॉल। ठीक है, इसमें से एक बॉल को ड्रॉ किया। फिर इस बॉल को मैंने रिप्लेस नहीं किया, तो इसका मतलब जो हमारा बॉक्स है उसमें बॉल कितनी बाकी रह जाएगी? उसमें 4 बॉल बाकी रह जाएगी, क्योंकि एक हम ड्रॉ कर चुके हैं। फिर मैंने उसमें से सेकंड बॉल को ड्रॉ किया, ड्रॉ सेकंड बॉल को ड्रॉ किया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये सेकंड हमने ड्रॉ किया है बॉल का, वो फर्स्ट इवेंट पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? क्योंकि पहले बॉक्स में 5 बॉल थी और जब आपने उसमें से एक निकाल ली तो ये 4 रह गई थी। तो इसका मतलब जो सेकंड बॉल का ड्रा है ये फर्स्ट वाली पर डिपेंड करता है। तो इस केस में जो दोनों इवेंट बनेगी ये हमारी डिपेंडेंट इवेंट बनेगी, है ना। तो यही लिखना है हमें इसमें, रिजल्ट
इफ फर्स्ट बॉल नोट रिप्लेस, अगर पहली बॉल हमारी रिप्लेस ना की जाए वापस बॉक्स में तो वे 4 हो जाएंगी, है ना। रिजल्ट ऑफ सेकंड ड्रॉ डिपेंड ऑन फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड ड्रॉ होगा वो फर्स्ट ड्रॉ पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब दोनों की दोनों इवेंट यहाँ पर कैसी इवेंट होगी, ये दोनों इवेंट हमारे यहाँ पर डिपेंडेंट इवेंट होगी, क्योंकि जो सेकंड ड्रॉ है, सेकंड इवेंट है, वो फर्स्ट इवेंट पर डिपेंड करती है। लेकिन यदि हमने वही सेम बॉक्स लिया, उसमें सेम 5 बॉल्स ली, ठीक है, फर्स्ट बॉल को ड्रा किया, ड्रा फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट इवेंट हमारी बनेगी। फिर हमने इस बॉल को वापस रिप्लेस कर दिया एंड रिप्लेस बिफोर ड्राइंग द सेकंड बॉल, बिफोर ड्राइंग द सेकंड बॉल हमने क्या किया कि जो फर्स्ट इवेंट थी, फर्स्ट बॉल को हमने ड्रॉ किया और दूसरी बॉल को ड्रॉ करने से पहले ही हमने इसको वापस वहीं पर रिप्लेस कर दिया। तो हमारा जो बॉक्स है उसमें फिर से 5 बॉल्स ही होंगी। यानी कि अगर हम यहाँ से सेकंड ड्रॉ करते हैं बॉल्स का, ठीक है, उसका पिछले वाली इवेंट से, फर्स्ट वाली इवेंट से जो फर्स्ट बॉल ड्रा हुई थी उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों इवेंट जो बनेगी वो इंडिपेंडेंट इवेंट बनेगी, है ना, क्योंकि हमने बॉल को निकाला फिर वापस उसी में रख दिया। तो आप देख सकते हैं बॉक्स में यहाँ पर भी 5 बॉल्स ही है और यहाँ पर भी हमारी 5 बॉल्स ही बनेगी। ठीक है, तो यदि हम सेकंड ड्रॉ करते हैं, सेकंड ड्रॉ ऑफ बॉल doesn't depend ऑन फर्स्ट ड्रॉ, यानी कि फर्स्ट इवेंट पर ये हमारी सेकंड इवेंट डिपेंड नहीं करती। तो ये दोनों की दोनों इवेंट जो हमने बनाई है यहाँ पर, ये हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरी यूजफुल when we will define the probability definition। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी होती है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस या फिर एग्जेक्टिव इवेंट्स या एग्जेक्टिव केसेस। ये हमारे क्या होते हैं, सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इसको हम बोल सकते हैं। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल केसेस हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, वही हमारी एग्जेक्टिव इवेंट्स या एग्जेक्टिव केसेस कहलाएंगे, है ना। वही डेफिनेशन में मैंने लिखा भी है, द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जेक्टिव इवेंट्स और एग्जेक्टिव केसेस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें तो इन टॉसिंग ए क्वाइन, यदि हम क्वाइन को टॉस करें तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 बनेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे यहाँ पर 2, है ना। तो आप कह सकते हैं 2 एग्जेक्टिव केसेस, 2 एग्जेक्टिव केसेस। और 2 एग्जेक्टिव केसेस कौन कौन से होंगे, हेड एंड टेल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इन थ्रोइंग ए डाई, अगर हम डाई को थ्रो करें तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर 6 होंगे, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी आउटकम आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस यहाँ पर बनेंगे हमारे 6, यानी कि 6 एग्जेक्टिव केसेस
कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हमारे यहाँ पर 6 बनेंगे अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो। फिर हमने यहाँ पर एक डाई को थ्रो किया था, इस बार हम 2 डाई को एक साथ थ्रो करेंगे। इन थ्रोइंग ऑफ 2 डाई, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने होंगे, ये मैंने पहले से ही ग्राफ बना रखा है ऑलरेडी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं कि फर्स्ट डाई पर तो 1 आए, लेकिन दूसरी डाइस 1 to 6 तक वेरी कर जाए। फिर सेकंड टाइम में हमने क्या किया, फर्स्ट में फिक्स किया 2 को, सेकंड वाली जो डाइस होगी इस पर 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। फिर 3 फिक्स किया, 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो केसेस बनते हैं वो 6 × 6 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 टोटल पॉसिबल केसेस बनेंगे यदि हम अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो, है ना। 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 एग्जस्टिव केसेस। इन केसेस को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि हम जैसे डाइस को थ्रो करते हैं तो मे बी फर्स्ट डाई पर 1 आए और सेकंड हमारा 1 to 6 तक वेरी करे, ऐसी फर्स्ट पर 2 आए, सेकंड 1 to 6 तक वेरी करे। तो इस तरीके से हमारे टोटल मिलाकर ये 36 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जिनको हम टोटल नंबर ऑफ एग्जस्टिव केसेस यहाँ पर कहेंगे। लास्ट एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल, in drawing 2 cards from a pack of cards, ठीक है। हमें क्या करना है, पैक ऑफ कार्ड, आप जानते हैं पैक ऑफ कार्ड में टोटल जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। तो हमें उसमें से 2 कार्ड्स को ड्रा करना है, 2 कार्ड उसमें से निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं, ये जाएगा हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जो कि आपने इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ी है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो एग्जस्टिव नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनेंगे हमारे 22 कार्ड्स में से 2 को ड्रॉ करना है ना। तो 50C2 वेज से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, 52C2 वेज से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 कार्ड निकालने हैं 52 कार्ड्स में से, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने होंगे, 52C2 वेज हो सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस या एग्जस्टिव नंबर ऑफ केसेस जो हमारे यहाँ पर होंगे, एग्जस्टिव नंबर ऑफ केसेस वो होंगे हमारे 52C2 एज 2 कार्ड्स ड्रॉ from 52 cards in 52C2 ways। इतने तरीक़ों से हम 2 कार्ड को 52 कार्ड में से निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन जो कि मैंने 4 एग्जाम्पल से आपको सिखाई है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस या टोटल नंबर ऑफ एग्जस्टिव केसेस, जो कि डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी का हम डिफाइन करेंगे उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी ये हमने जो ऊपर 4 एग्जाम्पल से बताई है डेफिनेशन। फिर हमारा होता है फेवरेबल केसेस या फेवरेबल इवेंट्स। नाम से ही क्लियर है, जो आउटकम हमारे फेवर में होंगे वो हमारे फेवरेबल केसेस बनेंगे, है ना, या फेवरेबल इवेंट्स कहलाएंगे। वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, द नंबर ऑफ आउटकम्स विच रिजल्ट द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज कॉल्ड फेवरेबल केसेस। ठीक है, जो हमारे नंबर ऑफ आउटकम होंगे जो कि किसी इवेंट के होने के लिए हम देखेंगे, इज कॉल्ड फेवरेबल केसेस, वही हमारे फेवरेबल केसेस बनेंगे। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इन थ्रोइंग इट 2 डाइस, इन थ्रोइंग of 2 dice, the number of cases favorable the number of cases favorable
टू गेटिंग द सम 5 इज, हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है और हम ये चाहते हैं कि जो सम आए दोनों डाइस के पॉइंटों को लेकर के, दोनों डाइसों के एलिमेंटों को लेकर के, नंबर्स को लेकर के उनका सम 5 होना चाहिए। और वो पॉसिबल केसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट डाई पर 1 आए, सेकंड पर 4 आए तो सम 5 बनेगा। फर्स्ट डाइस पर 4 आए, सेकंड पर 1 आए तो सम 5 बनेगा। फर्स्ट पर 2 आए, सेकंड पर 3, और फर्स्ट पर 3 आए, सेकंड पर 2। तो यही हमारे में 4 फेवरेबल केसेस है जो कि हमारे फेवर में होंगे, है ना। तो ये टोटल केसेस हमारे कितने बनेंगे? 4। तो यही हमारे इस इवेंट्स के लिए कहलाएंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो कि 4 है, जो कि हमारे फेवर में है, यू कैन से दैट। दूसरा सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इन थ्रोइंग ए डाई द नंबर ऑफ केसेस favorable to getting an even number are, ठीक है। एक डाई थ्रो हुई है और उसमें हमें वो फेवरेबल केसेस जानने हैं कि हमारा जो रिजल्ट आए, आउटकम आए, वो इवन नंबर आए, ठीक है। उसमें 3 केस हमारे हो सकते हैं इवन नंबर में, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे फेवर में यहाँ पर केसेस बनने वाले हैं वो टोटल नंबर्स में हमारे आएंगे 3। 3 केसेस हमारे फेवर में है किसी डाई को थ्रो करने में। जो इवन नंबर आएगा वो 3 तरीके से आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो जितने भी हमारे आउटकम्स है ना फेवर में हमारे होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट या इवेंट में, तो वही हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस से ही हम डिफाइन करने वाले हैं अब मैथमेटिकल या क्लासिकल डेफिनेशन ऑन प्रोबेबिलिटी, है ना। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं मैथमेटिकल या क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कोई इवेंट है कैपिटल ए, जिसको हमने नाम दिया कैपिटल ए का, उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो हम पी ए से डिनोट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इज, इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला हमारा सिंपल सा होता है एन ए अपॉन एन एस, ठीक है। इस इवेंट के लिए एस सैम्पल स्पेस का काम करेगा। और इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो कि जस्ट आपने ऊपर सीखे हैं निकालने, कैसे निकालते हैं फेवरेबल केसेस को। जो हमारे फेवर में है वो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखने हैं, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन से फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं? हमें उस इवेंट के लिए जानने होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, हमें उस इवेंट के लिए जानने होंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, या टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस भी इसको कह सकते हैं। और करके उस डेफिनेशन को भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस। पी ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन एस। इस इवेंट ए के लिए एस सैम्पल स्पेस होगा, एन डिनोट करता है उस सेट की कार्डिनलिटी को, यू कैन से दैट नंबर ऑफ द सैम्पल पॉइंट्स इन ए सैम्पल स्पेस कैपिटल एस। तो ये डेफिनेशन सेम होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। चलो उसको यूज करना सीखते हैं एक दो एग्जांपल्स में। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल मैंने लिया, इन द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
हेड एंड टेल, है ना। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वो सिंपल सा केसेस है ना। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है, यानी कि कितने हमारे फेवर में हैं हेड, ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आप जानते हैं 2 होंगे, हेड एंड टेल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस तो हो जाएंगे 2, और हेड होगा हमारा सिंगल, फेवरेबल जो हमारे फेवर में है वो 1 होगा, तो 1/2 हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, एंड 1/2 ही हमारी टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी होती है, हेड आने की भी और टेल आने की भी। और यदि किसी, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इन थ्रोइंग ए डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, अब हमने एक डाई को थ्रो किया, हमें वहाँ पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 4, 5, 6, इन सभी नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अकरिंग, है ना। 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर हम डाई को थ्रो करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हमारे 6 होंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस अगर हमारे 6 है तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, 1 हमारे फेवर में सिंगल है तो 1/6 हो जाएगी 1 की प्रोबेबिलिटी। 2 भी हमारा सिंगल है हमारे फेवर में तो 1/6 ही हमारी 2 आने की प्रोबेबिलिटी होगी, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 होगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1/6 होगी, ऐसे ही 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी जो हमारा रिजल्ट जो आउटकम है सबके लिए हमारी सेम प्रोबेबिलिटी आई है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी। ऐसे ऊपर हेड के लिए भी और टेल के लिए भी 1/2 ही आया था। तो इस तरह की जो इवेंट्स हमारी डिफाइन होती है वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती है। यदि सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए, है ना, हमें सेम प्रोबेबिलिटी मिले, है ना, तो वो जो इवेंट्स हमारी बनी है वो हमारी इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती है। ये मेन डेफिनेशन है, इसका यूज़ करेंगे हम आगे। इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पर एज ए नोट, हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी है इनकी सबकी, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी। तो ये सभी जो इवेंट्स है, इस तरह की इवेंट्स हमारी इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती है। इक्वली लाइकली इवेंट्स यानी कि वे इवेंट्स किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में, वे इवेंट्स जिनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम जाती है तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। नोट लेते हैं, ये नोट भी हमारा काफ़ी यूज होगा आगे। लेट एन इवेंट कैपिटल ए, उसी डेफिनेशन जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जनरलाइज करना है। लेट एन इवेंट कैपिटल ए कैन हैपन इन एम वेज, है ना। कोई इवेंट है वो हमारी एम तरीक़ों से इवेंट हो सकती है, एंड फेल इन एन वेज, और जो उसकी फेल होने की जो इवेंट्स है वो एन तरीके हैं, है ना। वेयर ऑल ऑफ दीज वेज आर इक्वली लाइकली टू ईच अदर, और यहाँ पर जो इवेंट्स हमारी बनेगी वो इक्वली लाइकली होगी, है ना। तो यदि आपको किसी इवेंट के होने के तरीके पता है वो एम है, फेल होने के तरीके एन है, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए, तो जो उसके इवेंट ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, है ना। जो हमारे फेवर में है वो आप देख सकते हैं ऊपर, एम वे में वो इवेंट हैपन होती है तो एम हमारे फेवर में है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस एम होने के लिए है और फेल होने के लिए एन है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हमारे m+n हो जाएंगे। तो ये हमारी इस इवेंट के लिए हैपनिंग की
प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर है m/m+n, ठीक है। और इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हमने मान लिया कि जो हमने वैल्यू निकाली है ये हमारी p के बराबर है, स्मॉल p का नाम दे देते हैं इसको, इज इक्वल टू स्मॉल p एंड द प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग द इवेंट ए। और इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला हमारा होगा सिंपली ए के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन बनाएंगे, पी ए बार जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम जनरली क्यू से डिफाइन करेंगे और क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 1 - p और ये होगा 1 - m/m+n और इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा n/m+n, ठीक है। तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी m/m+n और ना होने की प्रोबेबिलिटी n/m+n, ठीक है। कुछ नोट्स जो काफ़ी यूजफुल होंगे हमारे लिए, किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होकर के 1 तक जाएगी, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा, है ना, या 0 हो सकती है 1 हो सकती है। अब 0 और 1 किस किस केस में होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इवेंट हमारी फाई है ना, इम्पॉसिबल इवेंट जिसको आप कह सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 होगी। और यदि आप पूरे सैंपल स्पेस S के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो हमेशा 1 होगी। तो 0 और 1 तो होती है इन दो केसेस में, यदि पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 1 और एम्प्टी सेट यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो 0। और प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, 0 से स्टार्ट होकर के 1 तक होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में या 0 या 1 ही आनी चाहिए। सेम तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी हम ए बार की निकालें तो वो भी, उसकी भी रेंज हमारी सेम होती है 0 से 1। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो हमने ऊपर भी यूज़ किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, है ना, यानी कि जो p हमारा होता है वो 1 - q के इक्वल होता है। p ए के होने की प्रोबेबिलिटी, q ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। और ये भी आप हमेशा ध्यान रखना, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि वो पूरे सैंपल स्पेस को डिफाइन कर देता है ना। तो ये हमारी हो गई कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस जो कि हमने प्रोबेबिलिटी के लिए पढ़ी है। अब इन्हीं डेफिनेशंस को लेकर के कुछ 2-4 एग्जाम्पल जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं उनको कवर कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। ठीक है, हमें लीप ईयर लेना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो लीप ईयर हमारा 53 संडे रखे, है ना। हमें लीप ईयर सेलेक्ट करना है और किस तरीके से हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो लीप ईयर है वो 53 संडे रखे। आप लीप ईयर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में टोटल हमारे 366 डेज होते हैं, 366 डेज होंगे। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 डेज होंगे। और 366 डेज का मतलब है कि 52 तो उसमें वीक बनेंगे हमारे, प्लस 2 डेज ओवर होंगे। ठीक है, 52 तो वीक बनेंगे और 2 डेज ओवर होंगे। मतलब 52 वीक बनने का मतलब है कि 52 संडे तो हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इन 2 दिन जो हमारे ओवर हुए हैं इसमें हमें चेक करना है कि कितने हमारे फेवर में है केसेस, जिससे कि 2 दिन जो है ये हमारा संडे का केस बने, है ना, और कितने हमारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। यानी कि हमें डिस्कस करना है केवल इन 2 डेज ओवर, जो 2 डेज ओवर है उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो इन 2 डेज ओवर की जो पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर बनती है, ये 2 डेज हमारे या तो संडे मंडे हो सकते हैं, सॉरी मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं,
ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है पेयर हमारा ये, वेडनेसडे थर्सडे का हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है एंड संडे मंडे हो सकता है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस है फॉर 2 डेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने बनते हैं हमारे 7 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस है इन 2 दिनों के लिए। ठीक है, अब इन 2 दिन में हमारे कौन कौन से केसेस में संडे मिलता है, क्योंकि हमें जो एक संडे चाहिए है ना, 52 संडे हमारे 52 वीक से कवर हुए, हमें एक संडे को कवर कराना है इन 2 दिनों में, है ना। तो 2 ही केस हमारे ऐसे हैं जिनमें संडे आएगा, एक तो हमारा ये वाला केस है जिसमें संडे आता है, और एक हमारा ये वाला केस है जिसमें संडे आएगा। यानी कि जो हमारे फेवर में है वो टोटल 2 केसेस है, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस है वो हमारा 7 है। यानी कि यहाँ पर जो 53 संडे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी लीप ईयर में वो 2/7 हो जाएगी। ठीक है, वो सिंपल से एग्जांपल है, 2 नंबर में ही कभी कभार पूछा जाता है। ये आगे हम सॉल्यूशन में कंप्लीट लिख भी सकते हैं कि हेयर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस या एग्जेस्टिव केसेस जिसको आप कहते हैं वो हमारे होंगे 7। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दो ही हमारे फेवर में है जिसमें संडे आएगा, है ना, एक तो ये वाला पेयर एक ये वाला पेयर, तो वो 2 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/7। फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। 3 कॉइन आर टोस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। 3 कॉइन हमारे टोस्ट हुए एक साथ, है ना, और हमें उसमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन तीनों कॉइनों से हमें कम से कम 2 हेड मिले, है ना, उन तीनों कॉइनों पे हमें कम से कम 2 हेड मिले, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो तीनों कॉइन को टॉस करने पर पॉसिबल केसेस कितने बन सकते हैं वो जान लेते हैं, है ना। तो पॉसिबल केसेस हमारा अगर हम देखें तो हो सकता है तीनों के तीनों कॉइन पर हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले 2 कॉइन पर तो हेड आए लेकिन तीसरे कॉइन पर टेल आ जाए, फर्स्ट वाले कॉइन पर और थर्ड वाले कॉइन पर हेड आए लेकिन सेकंड वाले कॉइन पर टेल आ जाए, फर्स्ट वाले कॉइन पर टेल आए और सेकंड और थर्ड पर हेड आए, और फर्स्ट वाले और थर्ड वाले पर टेल आए लेकिन सेकंड पर हेड आए, फर्स्ट 2 पर तो टेल आए और लास्ट पर हेड आए, या फर्स्ट पर हेड आए लास्ट के 2 पर टेल आए, या फिर तीनों पर टेल आए। तो ये हमारे 3 कॉइन को टॉस करने के लिए पॉसिबल केसेस बन जाएंगे, है ना। टोटल काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जो यहाँ पर हैं हमारे वो 8 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आर 8। तो 8 हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, है ना, कम से कम 2 हेड यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर निकालनी है। तो 2 हेड हमारे आने के लिए जो इवेंट्स बन सकती है, कौन कौन सी पॉसिबल इवेंट्स है। पहले वाले में 2 हेड कवर हो रहे हैं, सेकंड वाले में भी 2 हेड कवर है, थर्ड वाले में भी 2 हेड कवर है, फोर्थ वाले में भी 2 हेड कवर है। बाकी जो ये नीचे वाले 4 हमारे इवेंट बनेगी यहाँ पर, है ना, 4 हमारे जो आउटकम बनेंगे इनमें हमारे 2 हेड कवर नहीं होंगे। तो 2 हेड हमारे कवर होते हैं केवल ऊपर वाले 4 आउटकम्स में। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है वो 4 हो जाएंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे वो 4 होंगे। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनेगी वो होगी
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, इट मीन्स 1/2 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी। 2 नंबर में इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है ए बैग कंटेन 7 वाइट 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसमें 7 वाइट 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। 2 बॉल्स आर ड्रा एट रैंडम, उसमें से 2 बॉल रैंडमली निकाली गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ बी वाइट, हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो 2 बॉल हमारी निकाली जाएंगी वो दोनों बॉल्स हमारी वाइट हो। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोटल बॉल्स हमारी कितनी बनती है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी बनेगी 7 + 6 + 5, इट मीन्स 18 टोटल बॉल हमारी बैग में है ना। अब इन 18 बॉल में से हमें 2 को रैंडमली ड्रॉ करना है ना, जो कि कॉम्बिनेशन में जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो 18 बॉल में से 2 बॉल को निकालने का जो तरीका हो सकता है हमारा वो 18C2 हो जाएगा। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। आउट ऑफ 18 बॉल्स 2 कैन बी ड्रॉ इन 18C2 वेज। ठीक है, इन 18 बॉल में से 2 को सेलेक्ट करने के लिए जो हमारे पॉसिबल केसेस है वो हमारे यहाँ पर 18C2 वेज हो जाएंगे, है ना। देयरफॉर यही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज 18C2। 18C2 को अगर आप कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 2, मेरी फैक्टोरियल की नोटेशन इस तरीके की होती है, आप अपनी नोटेशन यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 18 - 2, इसका मतलब होगा फैक्टोरियल को ओपन करने पर 18 × 17 × फैक्टोरियल 16 डिवाइड बाई 2 × 1 × फैक्टोरियल 16। फैक्टोरियल 16 से फैक्टोरियल 16 कट जाएगा एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट 153। ये हमारे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिव केसेस या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होंगे। अब जो हमारे फेवर में है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो ये दोनों बॉल हमने निकाली है बैग से, ये दोनों की दोनों बॉल वाइट हो। अब दोनों की दोनों बॉल वाइट हो तो हमारे फेवर में कितने केसेस बनेंगे, कितने वेज होंगे, है ना। तो टोटल बॉल्स अगर वाइट को देखा जाए तो टोटल बॉल हमारी 7 है। अब उन 7 में से 2 बॉल हमारी निकले तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे हमारे 7C2। तो ये 7C2 वेज ही हमारे फेवर में होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अगर हम निकालें तो वो यहाँ पर बनेंगे 7C2, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल हमारी 7 है और जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 2 बॉल सेलेक्ट जो हुई है, ड्रॉ जो हुई है, वो हमारी वाइट हो, उसके लिए हमें यहाँ पर 7C2 वेज लेने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे जो बनते हैं, आउट ऑफ 7 वाइट बॉल 2 कैन बी ड्रॉ इन 7C2 वेज, है ना। देयरफॉर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे होंगे 7C2। 7C2 का मतलब होगा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 - 2 एंड इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा 7/6 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कटेगा एंड ये सॉल्व करके आपको मिलता है 21। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P of A इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस
डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जो कि 153 आया है, इसको सॉल्व करके 7/15 आएगा, यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। पैक ऑफ कार्ड्स की डिटेल आपको पता होनी ज़रूरी है कि पैक ऑफ कार्ड्स का क्या स्टेटस होता है, कितने कार्ड्स होते हैं, कितने रेड होते हैं, कितने ब्लैक, ठीक है, कितने हार्ट्स होते हैं, कितने हमारे किंग, क्वीन, जैक, एस, ये सब होते हैं। ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी और अभी भी मैं इसका एक एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर हम पैक ऑफ कार्ड्स की बात करें, पैक ऑफ कार्ड्स की अगर बात करें तो पैक ऑफ कार्ड्स में हमारे टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है। इन 52 कार्ड्स में 26 तो होते हैं ब्लैक फेस्ड और 26 होते हैं रेड फेस्ड, ठीक है। यानी कि ये जो 52 कार्ड्स है इसमें 26 हमारे ब्लैक बनेंगे और 26 हमारे रेड फेस्ड कार्ड होंगे। फिर ये जो 26 हमारे ब्लैक फेस्ड है, इसमें दो तरह के कार्ड जाएंगे, जिसमें 13 तो होंगे स्पेड और 13 हमारे होंगे क्लब्स। ऐसे ही इधर जो 26 हमारे रेड कार्ड है, इसमें हार्ट की कार्ड होंगे 13 और डायमंड्स के कार्ड होंगे 13, ठीक है। तो ये हमारे 13 में डिवाइड हो जाते हैं। 13 स्पेड, 13 क्लब्स जो कि ब्लैक फेस्ड होंगे, 13 हार्ट्स और 13 डायमंड जो कि रेड फेस्ड होंगे। तो ये 4 सूट हमारे टोटल बनते हैं, है ना। अगर इन 4 सूट्स की बात करें, अगर हम इन 4 सूट्स की बात करें तो इन चारों सूट्स में each suits consist, इन चारों सूट्स में एक एस मिलेगा, है ना। एक हमेशा किंग मिलता है, एक इसमें क्वीन होती है और एक होता है इसमें जैक, ठीक है। 4 तो हमारे ही हमेशा फिक्स होंगे, इन चारों सूट में 4 तो ये फिक्स हो जाएंगे। अब 9 कार्ड्स और बचे हैं एंड 9 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम, जो 9 कार्ड्स है वो हमारे नंबर होंगे 2 से लेकर 10 तक, है ना। तो इस तरीके से हमारे चारों सूट्स के 13 कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रत्येक सूट में एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और 9 कार्ड्स होंगे जो 2 से 10 तक नंबर्ड होते हैं। तो ये हमारा पैक ऑफ कार्ड्स का स्टेटस है, जिसको हम अपने एग्जाम्पल्स में यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, है ना। 4 कार्ड निकाले गए हैं पैक ऑफ कार्ड से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल आर डायमंड्स, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वे जो 4 कार्ड्स निकाले गए हैं वे चारों के चारों डायमंड हो। देयर इज़ 1 कार्ड ऑफ ईच सूट, प्रत्येक सूट से एक एक कार्ड निकले। देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स, 2 हार्ट हो और 2 स्पेड्स हो, है ना। तो जो ऊपर मैंने आपको स्टेटस बताया है पैक ऑफ कार्ड्स का, उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके जैसे काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पर जो पैक ऑफ कार्ड्स है 52 कार्ड्स रखता है और उसमें से हमें 4 कार्ड को ड्रा करना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल केसेस है वो हमारे 52C4 हो जाएंगे, है ना। 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन 52C4 वेज, है ना। कॉम्बिनेशन से हम 52C4 तरीकों से 4 कार्ड को 52 कार्ड्स में से फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस या एग्जेस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस
दो, तो जो हमारे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होंगे वो हो जाएंगे 52C4, है ना। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 52, सॉरी फैक्टोरियल 4 होगा यहाँ पर, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 52 माइनस 4। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो फैक्टोरियल ओपन करेंगे 52, 51, 50 एंड 49 फैक्टोरियल 50 डिवाइड बाई 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 काट देंगे। सिंप्लीफाई करने पर, कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर 270725 हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनेंगे। फर्स्ट हमारा है यहाँ पर केस ऑल आर डायमंड्स। आपको मैंने जस्ट ऊपर बताया है कि जो हमारे डायमंड्स के कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं, है ना। तो 13 में से हमें 4 कार्ड निकालने हैं, 13C4 तरीके से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट केस हमारा सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1, देयर आर 13 डायमंड्स इन द पैक and 4 can be draw by 13C4 ways। उन 13 में से अगर 4 निकालने हैं तो 13C4 वेज से हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर फेवरेबल केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, तो जो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे बनेंगे वो 13C4 होंगे। ऐसे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके 715 मिलेगा। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस में, ठीक है। यानी कि जो हमने 4 कार्ड निकाले हैं वो डायमंड के कार्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, ठीक है। ये हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। 11/4165 वैल्यू आएगी, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। दूसरा केस लेते हैं। सेकंड केस में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देयर इज 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। आप जानते हैं 4 सूट हमारे टोटल होते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रत्येक सूट में से एक एक कार्ड निकल के आए, है ना। और प्रत्येक सूट में से अगर एक एक कार्ड आपको निकालने हैं तो 13C1 13C1 30C1, है ना। 13C1 4 बार ये हमारे 4 सूट्स के लिए हो जाएंगे फेवरेबल केसेस। देयर आर 4 सूट्स each containing 13 cards। Therefore favorable number of cases, है ना। हमें यहाँ पर एक एक कार्ड प्रत्येक सूट से निकालना है। तो 13C1 वे फर्स्ट सूट के लिए, 13C1 वे दूसरे सूट के लिए, 13C1 वे तीसरे के लिए और 13C1 वे फोर्थ सूट के लिए, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो 13 × 13 × 13 × 13 आएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 13 × 13 × 13 × 13, जो कि हमारे फेवरेबल केसेस है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है 270725 एंड आफ्टर सॉल्विंग बाय कैलकुलेटर यू विल गेट 2197 डिवाइड बाय 20825। लास्ट केस हमारा बचा है। देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है थर्ड केस में कि जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
उसमें जो हमने 4 कार्ड निकालने हैं, वे 4 कार्ड 2 स्पेड के हो और 2 हार्ट के हो, है ना। आप जानते हैं स्पेड और हार्ट दोनों के 13 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे 13C2 मल्टीप्लाई 13C2 हो जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर थर्ड, टू स्पेड्स out of 13 can be drawn in 13C2 ways। सेम तरीके से 2 hearts out of 13 can be drawn in 13C2 ways। Therefore favorable number of cases in this case, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, इसमें जो हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो होंगे 13C2 मल्टीप्लाई 13C2, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट हियर 78 मल्टीप्लाई 78। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम थर्ड केस में बता सकते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 78, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस में हमने वैल्यू निकाल रखी है ऊपर 270725। इट मीन्स 46820,825। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था, इसमें मैंने सभी बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की, कुछ प्रोबेबिलिटी की एक्सोम्स और कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए। इन्हीं सब को यूज़ करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या एडिशन थ्योरम फॉर द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।